जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एमपी सेट एग्जाम जो कि 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है उस विषय वस्तु को लेकर के होने वाला है। और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अति महत्वपूर्ण विषय है अभी फिलहाल में आपके सामने, वो ये है 15 दिसंबर का एग्जाम। यानी 15 दिसंबर का एग्जाम जो कि एमपी सेट का एग्जाम है और उसके पश्चात में यूजीसी नेट का एग्जाम पुनः होने वाला है, वो एग्जाम है। तो उस विषय वस्तु को लेकर के होने वाला है। 15 दिसंबर काफी कम समय आपके लिए बचा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है एमपी सेट। क्योंकि इसके बाद में यानी 15 दिसंबर को एमपी सेट का एग्जाम कंडक्ट होने के पश्चात में जो अगली स्टेज है वह है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसका सारगर्भित रूप यह है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पुनः एक वैकेंसी आने की भरपूर संभावना है। जो भी विद्यार्थी सेट एग्जाम क्वालिफाई होंगे उसके पश्चात में उनके सामने एक जबरदस्त अवसर होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो एक अच्छी रणनीति ये हो सकती है कि पहले आप सेट एग्जाम को क्वालिफाई करें, आप एलिजिबल हो जाएंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने के लिए। उस एग्जाम को पास कर लें, इजी वन डे एग्जाम है, उसके बाद देन 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है और आप बहुत अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। काफी अच्छा ग्रेड पे इत्यादि वगैरह होता है। सारगर्भित बात उसकी यह है, सबसे पहला टास्क जो आपके सामने है वह है एमपी सेट एग्जाम आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए, एनी हाउ रुकना ही नहीं चाहिए। वो कैसे क्वालिफाई हो वो भी इतना कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, उसके साथ में अभी बीच में त्योहार भी हैं, पूर्व में भी कुछ त्योहार गुजर गए, समय काफी चला गया होगा और अभी कुछ समय जाने वाला है आपका जो अगला त्योहार आने वाला दीपावली, उसके संदर्भ में भी। एक अच्छी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से पढ़ें, एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या हो, उस विषय वस्तु को लेकर के यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए कहा है कि 15 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों विषयों पर बात करने वाले हैं क्योंकि जो 15 दिसंबर को सेट का एग्जाम उसमें पेपर वन और पेपर टू आपका होने वाला है। पेपर वन जो आपका होने वाला है वह टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को होने वाला है, जबकि पेपर टू है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, जिन विद्यार्थियों को ऑप्शनल विषय है। ठीक, स्पेशली यहाँ पर ऑप्शनल विषय मैंने इतिहास रखा क्योंकि उस संदर्भ में भी कुछ बातें मैं बताऊंगा। अन्यथा पेपर वन की बात तो सभी के लिए कॉमन होने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इन विषय वस्तुओं पर बात करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि फेल होने की वजह क्या होती है और पास होने के तरीके क्या होते हैं। फेल होने की वजह ये होती है कि सिलेबस के अनुसार ना पढ़ना। तीन कारक होते हैं जो कि सफलता की ओर लेकर के जाते हैं किसी भी व्यक्ति को। पहली चीज होती है सिलेबस, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और तीसरा होता है कभी भी अच्छा मार्गदर्शन। ये तीनों चीजें एक सही तरीके से फुलफिल हो जाएं, सही प्रिपेयर आप तैयार करें, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाए, इन तीनों का एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला उसके साथ में विद्यार्थी का होता है। साथ ही साथ कदम ताल मिलाकर उसको चलना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या कहा आपसे, सिलेबस। दूसरा क्या कहा आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके कहा आपसे। और तीसरा कहा आपसे एक अच्छा मार्गदर्शक मेंटर आपके पास में होना चाहिए। साहब जी, इस बात को समझिए। तो रणनीति भी इस आधार पर ही बनने वाली है, पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, दोनों में ही 10 यूनिट्स हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पर आ जाते हैं सिलेबस। बिल्कुल विशुद्ध शब्दों में कहा जाए, सिलेबस से नहीं भटकना। आपका एमपी सेट एग्जाम है अभी फर्स्ट, उसके बाद में यूजीसी नेट है। कई टॉपिक्स यूजीसी नेट के एग्जाम्स में अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जबकि एमपी सेट का एग्जाम ऐसा नहीं होता, इस बात को समझिए। पिछला जो पेपर अभी आया था उसको आप एनालाइज करिए। मैंने पिछले वीडियोस में कुछ बताया हुआ, उसकी स्ट्रेटेजी बताई हुई, उसका तरीका बताया है, पेपर कहाँ से आया था वो बताया हुआ, उन वीडियोस को देख लीजिए। प्लस अभी एक और जो नेक्स्ट वीडियो इसके पश्चात में आएगा वो इस विषय वस्तु को लेकर के आएगा कि 15 दिसंबर को पेपर कहाँ कहाँ से आने वाला है और किस प्रकार का आने वाला है। ठीक है, लेकिन आज मैं ये बता रहा हूँ किस प्रकार से अपन को उस पेपर को बनाना है। इतना बना लें कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, रुकना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहा आपसे, सिलेबस। बिल्कुल सिलेबस से नहीं भटकना, जो एमपी सेट के सिलेबस में दिया हुआ है उसको ध्यान रखना। उसमें एक चीज जो होती है वह हिडन है। सिलेबस तो नेट का और सेट का लगभग बोले सर एक सा ही है, लेकिन अगर आप गौर करें एमपी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जिस एंगल पर पूछे जाते हैं या जिन सेक्शनों से पूछे जाते हैं वो काफी ऊपरी स्तर पर पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली यूजीसी नेट के। तो नेट में काफी डेप्थ आ जाती है, वर्ड्स काफी टफ होते हैं, एमपी सेट में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि यदि आपने मिड लेवल पर भी उसको पढ़ के रखा हुआ तो आप बना लेने वाले हो। ठीक, तो सिलेबस का ध्यान रखना और उसका जो लेवल रहा है अभी तक का उसके संदर्भ में, उसके परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ना। ठीक है, और इस प्रकार से पढ़ते हुए पूरा सिलेबस पढ़ना है। यानी 10 यूनिट दी है तो 10 की 10 आपको पढ़नी है सर। ठीक है, पेपर वन में 10 यूनिट है, पेपर टू में भी 10 यूनिट है। पेपर टू यानी हिस्ट्री ऑप्शनल पर भी थोड़ी देर से बात करेंगे, पहले अपन बात किस पर कर रहे हैं, पेपर वन पर कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, अगर आप सिलेबस की 10 यूनिट देखेंगे तो यूनिट नंबर वन, टू और लास्ट यूनिट यानी कि 10, यानी कि कभी भी सेट क्या बनता है, यूनिट नंबर वन का बनता है, टू का बनता है और 10 का बनता है।
ये काफ़ी टफ यूनिट्स कहलाती हैं अपने आप में, खासकर शुरुआत की 1 एंड 2। मेरा मानना है कि आपको शुरुआत करनी चाहिए यूनिट नंबर 10 से। सबसे पहले आपको इसको बेसिक प्रिपेयर करना चाहिए और इसको धीमे-धीमे तैयार करना चाहिए क्योंकि ये टफ सेक्शन है। लैंग्वेज भी इस प्रकार से, कई बुक्स आप लेकर के चल रहे होंगे, काफ़ी अच्छी-अच्छी मार्केट में बुक्स भी हैं। जैसे कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, मदान सर की आप बुक ले सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की आप बुक ले सकते हैं, आप दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, ऐसी कई बुक्स हैं। परंतु इन सब बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने अच्छे से समझ-समझ के प्लस तथ्यों को रट के, याद रख के आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इसमें भूमिका हो जाती है किसी भी एक अच्छी कोचिंग की या एक अच्छे मार्गदर्शक की जिसके गाइडेंस में आप हैं। नहीं तो उनको पढ़ते रह जाओगे, समझने में बहुत दिक्कत जाएगी। इवन हिंदी मीडियम के साथ तो ये होगा कि हिंदी में यहाँ पर बुक में कुछ दिया है, जबकि क्वेश्चन में उसी का पर्यायवाची पूछ देगा, तो टफ हो जाता है, ठीक है? तो यूनिट नंबर 1 और 2 जो कि सबसे टफ कहलाती हैं, इनको धीमे-धीमे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? यूनिट नंबर 10 पढ़नी चाहिए, ठीक है? इसके लिए पूरा डेडिकेटेड बैच अपने पास में चल रहा है, इस बात को समझिए। बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत ही रूट लेवल पर बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इन चीज़ों को बताया गया है। इसका रिकॉर्डेड बैच भी है प्लस लाइव बैच भी चल रहा है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। यूनिट नंबर 1, 2 और 10 तो मान के चलो बिल्कुल पानी बना दी उस बैच में, बिल्कुल साफ-सुथरे शब्दों में कहें। इतना अच्छे से बताया गया है और बताया भी जाएगा क्योंकि वो बैच चल रहा है, कि अगर उसमें मान के चलिए कि आपकी 10% कमांड है, अगर उन क्लासेस को आप अटेंड कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपकी कमांड 80 टू 90% तक हो जाने वाली है उस विषय वस्तु को लेकर के। यानी इन 3 जो कि सबसे टफेस्ट यूनिट कहलाती है, इनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होनी है वाली है, खासकर इस पर और इसको लेकर। इतना अच्छा वो बैच है, आपको उसको जॉइन कर लेना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल सीधी-सी बात है। आगे बढ़िए, ये 3 यूनिट का सेट यहाँ बनेगा, इसके पश्चात में आप आ जाते हैं। सबसे जो सरलतम यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 और 4 है। इनको कम से कम समय पढ़ के आपको फटाफट गुजर जाना चाहिए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। क्वेश्चन तो आपको सभी के लगाने हैं, क्योंकि एक पार्ट स्ट्रेटेजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चंस भी होते हैं। पहला पार्ट था सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा क्या है? अच्छा मार्गदर्शन। इनको फटाफट पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसको फास्ट आप पढ़ पाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं वो आप बना लेंगे। तब जाती हैं यूनिट नंबर नेक्स्ट 5, 6 और 7 जो कि मैथ्स, रीजनिंग और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन इन पर फोकस होने वाली है। क्लास अभी चल रही है, अपने यहाँ पर जो क्लास है उसमें बहुत ही अच्छे लेवल पर बताया जा रहा है। बिल्कुल साफ शब्दों में यदि कहें तो मैथ्स को इस प्रकार से बताया जा रहा है और उसको सॉल्व करने के तरीके इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि जिसका मैथ्स बैकग्राउंड कभी भी ना रहा हो, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स ना बनती हो कभी भी, थोड़ी-सी साथ में हम लोगों के वो मेहनत कर लेगा, उसको क्वेश्चंस बन जाएँगे। इतना आसान तरीके से, इतने सिम्प्लीफाइड तरीके से और इतने ट्रिकी वे में बताया जा रहा है क्लास में। वो काफ़ी अच्छा बैच है, मेरा सजेशन ये है कि आपको उसको जॉइन करना चाहिए। मैथ्स आपने भले ही पहले कभी नहीं की हो, परंतु यदि आप उन क्लासेस को अटेंड कर लोगे, तो पेपर बना लोगे साहब जी। 15 क्वेश्चन आने हैं आपको इसमें से, यानी 5 क्वेश्चन आएँगे इससे, 5 क्वेश्चन आएँगे इससे, 5 क्वेश्चन आएँगे इससे। मैथ्स से 5, रीजनिंग से 5 और डीआई से 5। 15 में से 13 से 14 क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम हो जाएँगे। इतना आसान हो जाने वाला है मैथमेटिक्स, भले ही आपका बैकग्राउंड पूर्व में रहा हो चाहे नहीं रहा हो। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। समय भी कम है, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, समय डालना पड़ेगा। निश्चित रूप से बन जाएगा। बहुत ही अच्छा बैच है वो, मैथ्स को लेकर के भी बहुत ही अच्छे स्तर पे पढ़ाया जा रहा है। रूट लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, खासकर उन विद्यार्थियों को ध्यान रख के पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मेल हो और विशेषकर फीमेल हो, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी मैथ्स नहीं किया, मैथ्स के नाम से डर लगता है। रीज़निंग तो फिर भी बना ही लेते, बोले थोड़ी बहुत दिमाग चला ही लेते हैं, ठीक है? पर उसमें से भी ये है कि बोले 5 में से 3 क्वेश्चन सही हैं। रीज़निंग यदि आसान है तो 5 में से 5 सही होने चाहिए आपके। उस लेवल पे बताया जा रहा है, प्लस मैथ्स आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है। इतनी बेसिक चीज़, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, जो बहुत आसानी से आप ग्रैस्प कर पाएँगे, समझ पाते हो और आसानी से वो क्वेश्चन्स को बना लोगे। और पूरी तरह से ये जो मैथ्स 20 बताई जा रही है या डीआई जो बताई जा रही है, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड बैच है, यूजीसी नेट और सेट को लेकर। ये सबसे बड़ी बात है, वरना मैथ्स के नाम पे पता चला आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या-क्या नहीं पढ़ डाल रहे हैं और सबका अलग-अलग तरीका होता है, पैटर्न होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स को लेकर के किस प्रकार की मैथ्स, रीज़निंग और डीआई आती है। गत वर्षों में क्या क्वेश्चन आया, उसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं और क्वेश्चन तो भरपूर सॉल्व कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएँगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना। क्योंकि कितने ही पढ़ लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहे तो कहाँ से बनाओगे? तो बिल्कुल सीधा-सा मैसेज है कि आप इस बैच को जॉइन कर लीजिए, बिना देर करे संपर्क कर लें क्योंकि समय वैसे ही आपके पास में कम है। ये हो गया मैथ्स, रीज़निंग और डीआई।
अगला जो सेक्शन बनता है, क्योंकि और भी आसान यूनिट कहलाती है, वो यूनिट नंबर 8 और 9 कहलाती है। आईसीटी कहलाता है आपका। यूनिट नंबर 8 में आपको वहां पर वो दिया हुआ होगा। 9th नंबर पर दिया हुआ है एनवायरमेंट। बहुत ही अच्छा कहलाता है। किस प्रकार से इतने सारे लेंदी सिलेबस को, यानी इन यूनिटों की किस प्रकार से कोडिंग करके, मेमोराइज करके, किस प्रकार से ट्रिकी वे में विद्यार्थियों को रटवाया जा सकता है और विद्यार्थी रट लेते हैं अपनी क्लास में, उन तरीकों को फोकस करके बताया जा रहा है। बहुत आसान बना के, बहुत सिंप्लीफाइड बना के, और सबसे खास चीज एग्जाम ओरिएंटेड, कि देखिए आपके एग्जाम के लिए ये काम का है, ये काम का नहीं, आप भले इसको कितनी पढ़ लो। एनवायरमेंट पर इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं साहब जी, ठीक है, आप कितनी पढ़ लो वो आपके काम का नहीं। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में ये आता है। बिल्कुल फोकस रहना, टू द पॉइंट रहना बहुत जरूरी है। उन चीजों को ही क्लास में करवाया जा रहा है, उसको आधार बना के। ये नहीं कि इन्वायरमेंट पीएससी मेंस के लिए पढ़ लीजिए, प्री के लिए पढ़ लीजिए, आईएएस के लिए पढ़ लीजिए, वो नहीं। आपको अलग ही वे में आने वाला है। बिल्कुल एक मिड लेवल पर आता है, ना तो बिल्कुल इजी उसको कह सकते हैं, ना बिल्कुल टफेस्ट कह सकते हैं। मिड लेवल पर आता है। वो लेवल क्या है खासकर, और उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाए, यानी सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, उन चीजों को फोकस करके इस बैच में बताया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा डेडिकेटेड बैच, स्पेशली फॉर किसके लिए, सेट एग्जाम के लिए। वो चीजें इसमें बताई जा रही हैं यूनिट नंबर 8 और 9, क्योंकि काफी कम समय में आपकी हो जाएंगी। इस प्रकार से आप बनाइए। तो ये था पेपर वन की कुछ मूलभूत बातें, जो कि सिलेबस वाले पॉइंट को लेकर के बताई। तो देखेंगे आप तो सेट कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। यूनिट नंबर 1, 2 और 10 का बनेगा। 3 और 4 जो है आपकी वो काफी आसान हो जाने वाली। इस प्रकार से टोटल कितनी होगी आपकी, 5 यूनिट। उसके बाद में 8 और 9 आपसे मैंने कही आईसीटी एंड एनवायरमेंट वाली, इनको आधार बनाकर पढ़ें। और उसके भी पश्चात में मैथ्स, रीजनिंग और डीआई, यूनिट नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों चारों को अपन ने बेस बनाया हुआ है। और सच बात तो इनमें से यूनिट नंबर 3 और 4 आप अपने लेवल पर पढ़ लेंगे। बाकी जो 8 यूनिट हैं वो क्लास में पढ़ाए जाने लायक हैं, और उनको ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और किस प्रकार से उनको बनाना है, ये सबसे खास बात इसमें बैच में बताई जा रही है। अभी भी समय है, अभी भी डिले हो चुका है, अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। बिना देर करे संपर्क कर लें, ज्वाइन कर लें साथी। तीनों सेक्शंस को लेकर जबरदस्त फायदा मिलेगा, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, डीआई वाला हो, चाहे आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हो साथी। जबरदस्त फायदा मिलेगा। और 50 में से अगर आप 30+ पर जा रहे हो, 30+, 35+ पर आप जा रहे हो, एक बहुत अच्छा स्कोर कहलाता साहब जी। खासकर जिनका ऑप्शनल थोड़ी बहुत भी तैयार है तो, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थियों को मैंने देखा है वो पेपर 2 के कारण बाहर नहीं होते, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण बाहर नहीं होते। वो बाहर होते हैं पेपर 1 के कारण। पता चला 50 क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 के, 50 में से 20-22 सही हैं, 23 सही हैं, 24 सही हैं, 25 से कम है, बाहर हो जाते थे। 30-35+ होने चाहिए। और जो मात्र आपके पास में 1.5 महीने, 2 महीने, जो भी समय कहें अभी, जो आपके पास में बचा हुआ है, 1.5 महीने ही मान लीजिए, उतने समय में सफिशिएंट वे में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। बशर्ते इस बैच को आप ज्वाइन करें, जैसा बता रहे हैं वैसा पढ़ें, जिस तरह की स्ट्रेटजी बता रहे हैं उस प्रकार से पढ़ें, तो आपके लिए वो हेल्पफुल जबरदस्त होने वाला है। इतनी बातों का सार पेपर 1 का समेट लेते हैं। 10 यूनिट है, 10 यूनिटों को इसी तरह से डिवाइड कर करके पढ़ना, ठीक है। जो मैंने 4 सेक्शन आपको बताए, 4 हिस्सों में मैंने बांटा है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी वाली यूनिट में आपको कम समय देना है और कौन सी वाली यूनिट में ज्यादा देना है, ठीक। यूनिट नंबर 1, 2 प्लस 10, इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा। वहीं कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो यूनिट नंबर 8 और 9 में आपको कम समय लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा जो समय आपको लगता है वो लगता है मैथ्स में, रीजनिंग में और डीआई में, ठीक। परंतु उसमें क्या है कि रोजाना आप यदि आधे घंटे भी दे रहे हैं तो 15 दिसंबर आते आते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वहां पर 15 क्वेश्चन आए और आपका भाग्य साथ देगा तो 15 में से 15 सही बना लोगे, ठीक है। अभी की डेट में आप ऑलरेडी 20, 22, 24 बनाते आए हैं। पूर्व में जो एग्जाम दिया था उतना बनाते आए हैं। और किसी का 5 क्वेश्चन से रह गया, किसी का 6 क्वेश्चन से रह गया, किसी का 10 से रह गया। 5-7 क्वेश्चन यहाँ प्लस हो जाए या 10 क्वेश्चन यहाँ प्लस हो जाए पेपर 1 में, 5-7 क्वेश्चन पेपर 2 में प्लस हो जाए, आप सिलेक्शन उठा जाएंगे। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, कितना कम अंतर रहा है आपका पिछले रिजल्ट में। उस अंतर को नहीं दोहराना बल्कि उसको बदलना है अपन को। तो जहां पिछली बार के पेपर में जितने कम मार्क्स है उससे 10 से 15 प्रश्न, क्वेश्चन, अंक नहीं का क्वेश्चन, आपके सही होने चाहिए। और हो सकते हैं बहुत आराम से, बशर्ते जो तरीके बता रहे हैं, जो क्लास में बता रहे हैं, थोड़ी सा आप भी समर्पित हो जाइए। ये बैच भी समर्पित है, यानी कि डेडिकेटेड बैच है। आप भी समर्पित हो जाइए अब किस चीज को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपके पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ है।
45 डेज आप मान लीजिए, त्योहार में काफी कुछ समय आपका जाने वाला है। 15 दिन दिसंबर के मान लीजिए, 14-15 दिन। नवंबर का पूरा महीना मान लीजिए। अक्टूबर तो लगभग एंड ही चल रहा है, आज 19 तारीख है, 10 दिन बचे कहलाए आपके। ठीक है, आप फिर भी मोटे तौर पर मान के चलिए 45 to 50 डेज आपके पास में है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन हो सकता है आपके त्योहार में चले जाएं। पर अगर इन समय को भी निकाल दो तो 45 दिन से लेके 50 दिन मोटे तौर पर आपके पास में अभी से रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर अब मिस किया अपन ने तो फिर अपन बाद में तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें सिलेबस की आपकी मिस हो जाएंगी। और किसी भी एग्जाम को पास करने का तरीका यही होता है कि पहले आप धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी सा अपने लेवल पर पढ़ते रहिए। जैसे ही 1.5 से 2 माह आपके पास में बचे हैं, पूरी तरह से समर्पित होकर अपना समय और ऊर्जा उसके सिलेबस पर, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग डालना शुरू कर दीजिए उसमें। उसके सापेक्ष ही पढ़िए, अंडर गाइडेंस ही रहिए साहब जी। मार्गदर्शन होना ही चाहिए, अनिवार्य है, ज़रूरी है साहब। बिना उसके नहीं हो पाता। खासकर टफेस्ट सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते साहब जी। और सफलता जब मिलती है जब पूरे का पूरा सेक्शन आपका 80% 90% तैयार हो। ये नहीं कि बोले 20% तैयार है, 80 तैयार करना है। वो टफ टास्क है। तैयार क्या होना चाहिए, 80 से 90%। वो एक अच्छे गाइडेंस में हो जाती है, बहुत ही स्मूथली हो जाती है, कम से कम समय में हो जाती है, समय और ऊर्जा की बचत के साथ हो जाती है, विथ मैनेजमेंट हो जाती है। और विथ मैनेजमेंट वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जब आप इसको एक कम समय में तैयार करोगे क्लास के दौरान में हम लोगों के साथ में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं पेपर 1 को। ठीक है, तो 2 घंटे में आप इसको तैयार कर रहे हैं, इसके सारे सेक्शनों को करवाया जा रहा है क्लास में। अब आपके पास में समय बचेगा तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे पाएंगे। और इसी प्रकार का मैनेजमेंट चलेगा कि साहब जी 1 से 2 घंटे अपन दे रहे हैं पेपर 1 को, 3-4 घंटे दे रहे हैं अपन पेपर 2 को साहब अपने ऑप्शनल को। इसी प्रकार से वेल बैलेंस्ड वे में आप चल रहे हैं, इसी प्रकार के मैनेजमेंट में चल रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट तक आते आते दोनों पेपर का सारा सेक्शन आप लगभग 2 से 3 बार पढ़ चुके होंगे। और नहीं तो होगा ये कि बोले अभी पेपर 1 पे ध्यान दे रहे हैं, बाद में पेपर 2 पे ध्यान देंगे। पास समय आ गया, एग्जाम का समय पास आ गया, पता चला पेपर 2 पर पूरी तरह से अपन ने समय ऊर्जा उड़ेल दी। पेपर 1 का रिवीजन भी नहीं हो पाया। कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन वहां गलत करके आए और लास्ट में स्थिति बनी, बोले सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से बाहर हो गए। ऐसा होता है मैक्सिमम के साथ में। इसीलिए मैनेजमेंट वाली बात मैंने कही। वो चीज कहाँ हो पाएगी, क्लास में हो पाएगी। अकेले अकेले करने बैठोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। बोले मैथ्स बना रहे थे, मैथ्स ही करते करते बोले साहब जी पता चला 2-3 घंटे लग जाते हैं, मालूम नहीं चलते बाकी यूनिटें कब पढ़ें। इसीलिए जो हम लोग क्लास में बता रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं, उस प्रकार से तैयार करिए। अभी तक जितने भी विद्यार्थियों ने विश्वास किया, क्लासेस ज्वाइन की हैं और पढ़ा है, सबका यही कहना बोले बहुत फायदेमंद रहा सर आपके यहाँ का। और दूसरी बात, सबसे खास चीज, जो क्लास में पढ़ाया गया वही चीज पेपर में आ जाती है। पता नहीं कैसे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जो कंटेंट दिया गया, जो चीजें पढ़ने के लिए कही गई, जो नोट्स पढ़ने के लिए कहा गया, जो बुक्स पढ़ने के लिए कही गई, और क्लास में उसी चीज को बिल्कुल समराइज वे में, सिंपल एंड शॉर्ट वे में बताया गया, वही चीज पेपर में आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो डेफिनेटली वहां पर बन जाएगा अपन से। और जब पेपर आपसे बन जाएगा तो आप आगे सिलेक्शन ले पाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो इन बातों को आधार बनाइए कभी भी। ये बात है किस चीज को लेकर के, पेपर 1 को लेकर के मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं अभी फिलहाल में। क्लियर है ये वाला पॉइंट अपन को। अब आगे बात करते हैं। मैंने कहा था 3 पॉइंट है सक्सेस के। पहला क्या है, सिलेबस है। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और तीसरा क्या है, अच्छा मार्गदर्शन। तो तीसरा पॉइंट अच्छा मार्गदर्शन के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में अब ध्यान दीजिए, इसमें साथ ही साथ महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। किसके क्वेश्चन की, जो आप एग्जाम सामने है, प्राइम टारगेट पर है, आपका सेट है सामने, बाद में यूजीसी नेट है। ठीक, तो सेट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते रहे, कभी भी उसको आधार बनाइए। आपके पास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ क्लास में बता रहा हूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ, चाहे वो ऑप्शनल का हो और चाहे पेपर 1 का हो, उसके तरीके से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। मैंने जो बताए हैं, जहां से मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से, उन क्वेश्चंस को लगाइए। घर पर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मिड लेवल के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, ना तो बहुत ही हायर लेवल के क्वेश्चन पर, ना ही बहुत ही लोअर लेवल के क्वेश्चन पर। ठीक है, विधिवत कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए अपने ऑप्शनल के लिए, उसको फोकस करिए। इसी प्रकार से पेपर 1 में भी आप क्वेश्चंस को फोकस करिए। खासकर जो यूनिट नंबर 1 और 2 है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लीजिए अभी से। इवन मैं तो ये कहूंगा कि यूनिट नंबर 1 और 2 में पहले क्वेश्चन लगाइए, बाद में पढ़िए। मैं तो इवन ये भी कहूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं भी करवा रहा हूँ साहब जी, पहले टॉपिक पढ़ाया, फिर क्वेश्चन लगवाए, और फिर दोबारा टॉपिक दिखवाया, दोबारा पढ़वाया कि साहब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, पूछा गया कि स्वतंत्र चर कौन सा कहलाता है इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से। ठीक है, एक शिक्षक दिए, एक विद्यार्थी दिया हुआ।
तो साहब जी देखिए, स्वतंत्र चर शिक्षक को कहते हैं। शिक्षक को क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी रूपरेखा वह बनाता है, इसलिए वह स्वतंत्र है। जबकि विद्यार्थी क्या है, यानी शिक्षार्थी, वह साहब आश्रित चर है। क्यों? क्योंकि वह टीचर पर आश्रित रहता है। सदैव से बात सत्य रही है, पहले भी हो चाहे आज भी हो। यही वजह कि टीचर क्या है, स्वतंत्र चर है, जबकि विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया, इस प्रकार से पूछा गया है। जबकि यही चीज आपको देखेंगे बुक में यहाँ पर दी हुई है, पेज नंबर इतने इतने पर जाइए। मैं ये क्लास में साफ साफ बताता हूँ। ठीक है, कोई सी भी बुक हो आपकी, सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि नहीं ये वाली लें कि वो वाली लें कि वो वाली लें। कोई सी भी जो आपके पास में, आप उसको भी धीरज पढ़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ समझ के पढ़ लीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लस उसके क्वेश्चंस लगाइए, बट रिलेवेंट होने चाहिए आपके किस एग्जाम के सापेक्ष, सेट के। कई बार क्या होता है कि आप नेट के रिलेवेंट लगा रहे हो, परंतु आपके सेट में आना दूसरा है। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, इस बात को समझिए, वरना आपकी समय ऊर्जा गलत जगह पर लग जाएगी और आप दिक्कत में आ जाओगे। जब सेट का हो जाए उसके बाद फिर नेट पे फोकस करना, आपको आराम से समय मिलेगा 2 ढाई महीने, उस समय करिएगा ना साहब जी। पर उसके लेवल के लगातार क्वेश्चन लगाइए कि हाँ ये आता है, इसमें ये आता है, ये आता है, ये आता है। अभी सेट में क्या आता है, जो बता रहे हैं, मिड लेवल पर आता है, बार बार कह रहे हैं, चाहे ऑप्शनल हो चाहे पेपर 1 हो, उस लेवल के क्वेश्चन लगाइए, उन पर फोकस करिए, उनको चढ़ा लीजिए दिमाग में, उनको रैक कर लीजिए बिल्कुल फैक्टों को। ये करिए। आप देखिएगा मैंने किस प्रकार से बताया कि क्वेश्चन पेपर कहाँ कहाँ से आए, इवन सोर्स तक बताए हैं। सेट 2022 का पेपर कहाँ से आया था, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल हो, उसका अलग से वीडियो बनाया था, जाकर के देख लेना। उसकी आंसर की दी थी हमने, किस तरीके से बताया था, उसको देख लेना, अनुमान लग जाएगा आपको कि पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल किस लेवल पर जाकर हम लोग पढ़ाते होंगे। ठीक, और उस लेवल पर पढ़ लिया आपने, तो मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में से आपके 85 सही होने वाले हैं। और इस बार तो और अपन ने बड़ा टारगेट रखा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में 100 में से 90 प्रश्न अपन को सही ही बनाने हैं, 90% सही ही होने चाहिए। कट ऑफ आराम से 65-70 के बीच में जाएगा, 70 मान लीजिए इस बार, आराम से आपका होगा। थोड़ी बहुत ऊंच नीच पेपर 1 में हो भी जाती है, पेपर 2 के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और उसके लिए बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात थी पेपर 1 को लेकर। पेपर 2 पर आ जाइए। पेपर 2 मीन्स हिस्ट्री ऑप्शनल, यानी इतिहास विषय वस्तु को लेकर के बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें कही जा सकती, परंतु 2 पॉइंट के लिए मैं कहूंगा। पहला पॉइंट है हिस्टोग्राफी, पहला पॉइंट, इसको ध्यान बनिए। दूसरा बनेगा प्राचीन भारत, एंशंट। देखिए, मॉडर्न और मिडिवल से काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन उसको आप सीधे सीधे पढ़ोगे तो आपको बन जाएगा। वहीं कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो हिस्टोग्राफी मतलब रुला देगा ये, इस लेवल पर पूछा जाता है साहब जी। ठीक, प्राचीन भारत में काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको तैयार करना एक टेढ़ी खीर होती है, पर सफलता का मार्ग यहीं से जाएगा। क्योंकि मिडिवल के क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के सही हो जाएंगे, मॉडर्न के क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के सही हो जाएंगे। मॉडर्न में हालांकि तथ्य बहुत ज्यादा है, वहीं मिडिवल में साहब जी नाम थोड़ी से और पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें, सबसे बड़ा जो सेक्शन आता है वो कहीं ना कहीं इसका आता है। देखने में आपको लगता होगा वो नहीं सर जी पूरी यूनिटें बराबर बराबर आती हैं, 10 यूनिटें दी हुई हैं तो सभी में से 10-10 आते हैं। बात सही है आपकी, मना नहीं कर रहे उस बात को। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि उन 10 यूनिटों में कितनी बातें कॉमन है। 4 बातें हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड हिस्टोग्राफी। उनको 10 में डिवाइड कर दिया गया है। आप सिलेबस को ही देखो तो बोले साहब एंशियंट का हिस्सा बड़ा है। ठीक है, हिस्टोग्राफी का तो और डेप्थ में है। इनको आधार बनाइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मिडिवल तो मान के चलिए बिल्कुल आसान है, उसको 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे, बना लेंगे। टफ टास्क है क्या? मॉडर्न। मॉडर्न से भी ज्यादा टफ टास्क क्या है बोले? एंशियंट। और उनसे भी टफ टास्क क्या है बोले साहब? हिस्टोग्राफी। इस बात को समझिए लेवल कि साहब लोअर क्या बनेगी स्टेपिंग, इस बात को समझिए। जब तक ये नहीं समझोगे नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसको लेकर के पूरी की पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं अपने पास में, पूरे बैच को लेकर के हैं अपने पास में। हिस्ट्री ऑप्शनल का जबरदस्त बैच है। ठीक है, पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस है। हिस्टोग्राफी और एंशियंट पर जबरदस्त क्लासेस है, 150 क्लासेस हैं। 70 क्लासेस तो केवल हिस्टोग्राफी पर है साहब, इस बात को आप समझिए। इतने अच्छे से बताया गया, एक एक पॉइंट। अगर आपने वो क्लासेस देख ली, अटेंड कर ली, और अभी जो लाइव क्लासेस होने वाली उनको कर लिया, तो जो सबसे टफ लग रहा है वो सबसे आसान लगेगा आपको। सबसे टफ क्या लगता है? हिस्टोग्राफी और एंशियंट, ये आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा। और उसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है इस बैच में कि आप सेक्शन वाइज दे सकते हैं। बोले नहीं सर हमें पूरा हिस्ट्री का बैच नहीं चाहिए, हमें केवल एंशियंट और हिस्टोग्राफी चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए, बोले सिर्फ इतना मिल जाएगा। जिसको केवल मॉडर्न चाहिए तो उसको केवल मॉडर्न का बैच मिल जाएगा। ठीक है, किसी को मिडिवल चाहिए उसको केवल मिडिवल का सेक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से उसको डिवाइड करके रखा है। काफी अच्छा पढ़ाया है, काफी मेहनत की है, बहुत ही टेक्निकल पढ़ाया है, इतना अच्छे से पढ़ाया है कि अगर क्लास को आपने देखा है अच्छे से,
तो आपको क्लास के दौरान में ही चीज़ें रट जाएँगी, याद हो जाएँगी। तो ये जो समय आपके पास में बचा हुआ है, इन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करिए, क्लासेस देखिए, किस तरीके से, किस टेक्निक से बताया गया है, किसका कोड क्या बताया है, किसको लिंक अप करने का तरीका क्या बताया है, किसका कथन कौन-सा बताया है, कौन-कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं। हिस्टोग्राफी में इतने सारे नाम बताए गए, साहब जी कौन-कौन से नाम महत्वपूर्ण बताए हैं, उनमें से किसका कथन महत्वपूर्ण बताया है कि साहब जी किसने कहा मानव जो इतिहास है वो मानव स्वतंत्रता की कहानी साहब वो इसका कथन करके कहलाता है। बोले विश्व इतिहास कौन कहलाते हैं साहब जी पहला बंदा, बोले साहब जी रैले करके कहलाते हैं, वाल्टर रैले, उनके बारे में बताया हुआ है। मतलब कि 100 कथनों में से ऑलरेडी बताया, बोले एक काम करो भैया 30 ध्यान रखना, ये 25 ध्यान रखना, इतने में काम बन जाएगा आपका। ये अप्रोच रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो इतना फैला हुआ है, वो सबमिट करके आपका कहाँ जाता है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में आ जाता है। बुक्स बताई गई हैं क्लासेस के दौरान भी, साहब ये देखो बहुत किताबें हो सकती हैं, इससे ले पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो। लेकिन वास्तविक बात ये है कि आप 10 प्रकार के राइटरों की किताबें नहीं लेके चल पाओगे। तो या तो अपने मनमाफ़िक किताबें पढ़ो जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, और यदि थोड़ी-सा रिस्क ले सकते हो, तो हम जो बुक्स बता रहे हैं, हम जो सोर्स बता रहे हैं, उससे पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर वहीं से आता है। और इस विषय वस्तु को लेकर कुछ वीडियो अभी और भी आपको मिलने वाले हैं। बट ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको मान लीजिए बुक का नाम बता दें, 10 प्रकार की बुकें हैं हिस्टोग्राफी में, आप ले लीजिए। बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, आप जाकर के किसी भी दुकान में बोलेंगे, 10 किताबें वो आपको दिखा देगा। पर बात ये नहीं कि 10 की 10 अपन खरीद लें। केवल किताबें खरीदने से ही यदि व्यक्ति अधिकारी बन जाता, तो सबसे पहले जो दुकान के कर्मचारी और मालिक है, वो ही अधिकारी होते। उनको लेकर के पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता, उनके लेवल पर जाकर के मेहनत करनी पड़ती, अध्ययन करना पड़ता तब। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। वो क्लासेस के दौरान में अच्छे से हो पाती, ना कि केवल किसी एक लेक्चर में अपन ने आधे घंटे 15 मिनट का लेक्चर दे दिया, बता दिया और उतने में हो जाएगी। वो केवल उथली बातें होती, सच बात तो ये है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होके पढ़ना है आपको, डेडिकेटेड होके पढ़ना है। सीधा-सा सिंपल सा है कि साहब इसको आप जॉइन कर लीजिए और बिल्कुल लास्ट में 100 की 1 बात, बैच जॉइन कर लीजिए, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, हम लोगों के साथ तो जुड़िए। पूरा का पूरा सीधा-सीधा ये बताया जा रहा है। पेपर 1 कहाँ से आएगा और कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर, वो बता दे रहे हैं। पेपर 2 यानी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के, बाकी सब्जेक्ट को नहीं। पेपर 2 कहाँ से आया था पहले और अब कहाँ से आएगा, ये बात भी बता दे रहे हैं। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या छोड़ना है, ये भी क्लास के दौरान में ही बता रहे हैं। और अब जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं, वो और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वो टू द पॉइंट रहेंगी, फोकस्ड ऑन सेट एग्ज़ाम। अभी तक तो ये था कि नेट और सेट साथ में लेके चल रहे थे अपन, इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब ये जो होने वाला है कि साहब ये 15 दिसंबर पर ही फोकस है। 15 दिसंबर गुज़र जाने के पश्चात में नेट पर फोकस हो जाएँगे अपन, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वहाँ उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण इन सारी बातों में ये होती है साहब कि पढ़ने के लिए आपके पास में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ आप और 2-4 सर्च करके ढूँढ निकालोगे। महत्वपूर्ण बात ये होती है देखिए कि क्वेश्चन पेपर जो होता है, 100% मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100% सिलेबस में से आते हैं। 80% सिलेबस में से क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, ठीक है? 20% में से ही आते हैं। हर टॉपिक में से आ रहे हैं ये बात सही है, लेकिन 20% चीज़ों में से ही आते हैं। इसको शॉर्ट में ये कहा जाता है कि 80% क्या नहीं पढ़ना है, जिससे नहीं आना है क्वेश्चन, इसलिए नहीं पढ़ना है। 20% ऐसा कौन-कौन सी चीज़, ऐसे कौन से टॉपिक, ऐसी कौन-सी लाइन है कि उस पूरे टॉपिक में सिर्फ़ ये 4 लाइनें ध्यान रखो, बाकी सब हटाओ, अलग करो। बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना, बिल्कुल समय ऊर्जा लगानी है। ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो वहाँ से आता है पेपर 20%, और जो उन चीज़ों को तैयार करते हैं, वही सेलेक्ट होते हैं। इस बात को समझिए, और लगातार मेहनत में होता है कि आपका अभ्यास है, आप आसान क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास में बार-बार बता रहे हैं। एक ही चीज़ को क्लास में 10-10 बार बता रहे हैं, कैसे भूलोगे? इतने बार आपने सुना है, बिना पढ़े बना लोगे। वो चीज़ें कहाँ हो पाती हैं? वो अपनी क्लास में हो पाती है, इस बात को समझिए। तो आपको क्लास में रहना पड़ेगा। तो 80 और 20 क्या है, इस बात को समझना ज़रूरी है। ऐसे टॉपिक के नाम नहीं हैं, कि बोले सर जी ये बता दिए कि 80 टॉपिक कौन से नहीं पढ़ने, 20 नहीं, ऐसा नहीं है। समझिए इस बात को, कि साहब जी टॉपिक तो 100 हैं, इस टॉपिक में से 10 चीज़ें आती हैं, जबकि इस वाले टॉपिक में से मात्र ये 2 बातें आती हैं। तो इस वाले टॉपिक में से सिर्फ़ ये 2 बातें कौन-सी हैं, जिनको ध्यान रखना पढ़ना है, वो बता दिया जाता है, क्लास में समझा दिया जाता है और दिमाग में छाप दिया जाता है। ये रास्ता जाता है कभी भी सिलेक्शन की ओर, और यही अप्रोच कहलाती है टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड, कि साहब इस एग्जाम में यह आता है, इस एग्जाम की दृष्टि से यह काम का है, बाकी सब आपके लिए उतना काम का नहीं है, क्योंकि आपको अभी फिलहाल में क्या बनना है ये देख लिया, आपको एग्जाम पास करना है। तो उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग ही होती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो उसमें आती हैं उस पर्सपेक्टिव से या उसके दृष्टिकोण से। उसको नहीं समझ पाते विद्यार्थी, इसलिए
परेशान हो जाते हैं। क्लियर है? तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सारगर्भित बात ये है, डेडिकेटेड बैच चल रहा है, 2 अलग-अलग बैच चल रहे हैं। पेपर 1 का ये बैच चल रहा है, पेपर 2 का ये चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल वे में। और अगले 1.5 महीने बिल्कुल एक बार प्रण करके, प्रतिज्ञा करके हम लोगों के साथ में जुड़ जाइए, बिल्कुल सही दिशा में पकड़ के ले जा लेंगे आपको कि साहब ये लीजिए चलिए। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, नो टेंशन। पेपर 1 में ज़्यादा नहीं पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा है, पेपर 2 में ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है, या पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, नो टेंशन। अब लेकिन थोड़ी-सी मेहनत कर लो, जिस तरीके से, जिन-जिन चीज़ों को लेकर के बता रहे हैं, उतना पढ़ लीजिए। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी ज़बरदस्त फ़ायदे में रहने वाले हो। जो बुक्स बता रहे हैं, जो कंटेंट बता रहे हैं, सिर्फ़ उसको पढ़ लीजिए, जो नोट्स दे रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए, फ़ायदे में रहने वाले हो। आप खुद देखोगे, बोले साहब ये तो बिल्कुल वही आ गया, जो अपन पढ़ के आए हैं। तो वही पेपर फिर आपको आसान लगेगा। सिंपल सा रास्ता है साहब, ठीक है? कुछ इस प्रकार से पढ़ें, और नहीं तो एक जो शुरुआत में बताया कि बोले साहब जी मध्यम मार्ग, आपने ही सेल्फ करना चाहते हो मध्यम मार्ग लीजिए, पर वो रास्ता उतना अच्छा मैं नहीं मानता, बहुत साफ शब्दों में। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई कुछ भी कहे, मेरा बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है, बिना गुरु ज्ञान आपको अच्छा वाला अच्छे स्तर का नहीं मिल सकता, ठीक है? तो संपर्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छा बैच है, फ़ायदे में रहने वाले हैं। कम समय बचा है, कम समय में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फ्लेक्सिबल, और कहना चाहिए टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर कुछ बुक्स वगैरह और कुछ कंटेंट को लेकर के भी अपन बात करेंगे, या इस विषय पर कि कहाँ से आने वाला है, या किन-किन चीज़ों की संभावना है जहाँ से आपको आना चाहिए पेपर, उस पर बात करेंगे। हिस्ट्री के लिए अलग बात करने वाले हैं, पेपर 1 के लिए अपन अलग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बिना देर करे, समय गँवाए जल्दी जुड़िए, क्योंकि जितनी देर से जुड़ोगे, उतना ही संकट उत्पन्न होने वाला है। और अभी ये बैच कर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। क्या मिल जाए? टेस्ट सीरीज़, जो स्पेशली डेडिकेटेड होने वाली है किस पर? एमपी सेट एग्ज़ाम पर। पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल हो, इन दोनों की देने का या उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं उस चीज़ पर, ठीक है? आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ाएँगे, बहुत साफ-सुथरी सी बात है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।